हेलो। शिंदे जी आराम कर दीजिए। हाँ सर, नमस्कार। सांगोला तालुका उच्च शिक्षण मंडल द्वारा संचालित सांगोला महाविद्यालय सांगोला के का हिंदी विभाग अंतर्गत गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ एवं पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर सोलापुर विश्वविद्यालय सोलापुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस बीए भाग 3 हिंदी के पुनर्गठित पाठ्यक्रम कार्यशाला में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। सांगोला कॉलेज सांगोला 1978 में स्थापित महाविद्यालय है। इस महाविद्यालय में बीए, एमए, उसके साथ बीए, बीकॉम, बीएससी, कंप्यूटर साइंस, मराठी, हिंदी, एमए, एमसीए और पीएचडी ये पाठ्यक्रम चलते हैं। हमारा महाविद्यालय सोलापुर जिले के आवर्षण प्रवण क्षेत्र में आने वाला महाविद्यालय है और शुरू से लेकर अभी तक हमेशा गुणवत्ता को महत्व देने वाला महाविद्यालय है। सांगोला महाविद्यालय में हिंदी विभाग में पदवी और पदव्युत्तर बीए और एमए की कक्षाएं चलती हैं। इस विभाग में 1995 में एमए की कक्षाएं या एमए का कोर्स आरंभ हुआ। विभाग में हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करते हैं। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है, विश्व हिंदी दिवस है, हिंदी दिवस है, छात्रों की कृति चर्चा सत्र हम आयोजित करते हैं। इसके साथ साथ वक्तृत्व स्पर्धा प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, काव्य वाचन प्रतियोगिता, भित्ति पत्रक प्रतियोगिता, इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को हम अपने विभाग में अंजाम देते हैं। मित्रों, हम सभी लोग जानते हैं कि पाठ्यक्रम हर शिक्षा का मूल होता है या आधार होता है और समय के साथ साथ इस पाठ्यक्रम में बदलाव होना अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए हर 3 साल के पश्चात हमारा विश्वविद्यालय इस पाठ्यक्रम में समय के अनुरूप बदलाव करता है। और चूंकि हम सभी लोग जानते हैं कि इस साल हमारे विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले हिंदी अध्ययन मंडल ने बीए भाग 3 के पाठ्यक्रम में बदलाव किया है और इस बदलाव को समझने के लिए हमने इस कार्यशाला का आयोजन किया है। तो कुल 5 सत्र होंगे हमारे इस कार्यशाला में। इसमें पहला सत्र होगा, विशेष अतिथि हमारे बीच उपस्थित है भगवान दास मोरवाल जी, वो हमें मार्गदर्शन करेंगे। उसके बाद विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर गिरीश काशिद जी हमें भगवान दास मोरवाल की प्रतिनिधि कहानियां और शकुंतला टीका पर मार्गदर्शन करेंगे। उसी सत्र के अंतर्गत दूसरा मंतव्य होगा प्रोफेसर डॉक्टर अनिल सालुंखे जी का, जो काव्यशास्त्र और रोजगार परक हिंदी इस विषय पर हमें मार्गदर्शन करेंगे। और उसके बाद द्वितीय सत्र इस कार्यशाला के अंतर्गत रहने वाला है। उसमें विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर दादा साहब खांडेकर जी हमें हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मार्गदर्शन करेंगे और कर्मवीर भावराव पाटिल महाविद्यालय पंढरपुर से डॉक्टर प्रशांत नलवड़े जी हमें प्रयोजन मूल्य एवं व्यवहार हिंदी पर अपनी बात रखने वाले हैं। और अंतिम सत्र में डॉक्टर एम डी शिंदे सर हमें भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा एवं भाषा विज्ञान पर हमारे साथ अपनी बात रखने वाले हैं। इसके साथ साथ हर जो हमारा सेशन होगा उस सेशन में हमें ध्यान में रखना है कि चर्चा के लिए हमने 10 मिनट रखे हैं। संक्षेप में मैंने आपके सामने इस वर्कशॉप की, इस कार्यशाला की पृष्ठभूमि रखी है। इस कार्यशाला के लिए जो विषय विशेषज्ञ है उसमें प्रोफेसर डॉक्टर गिरीश काशिद सर, प्रोफेसर डॉक्टर अनिल सालुंखे जी, उसके पश्चात डॉक्टर दादा साहब खांडेकर जी, डॉक्टर प्रशांत नलवड़े जी और प्रोफेसर डॉक्टर एम डी शिंदे जी का मैं इस महाविद्यालय में फिर से स्वागत करता हूँ। और मेरा यह विभाग प्रमुख के रूप में यह दायित्व बनता है कि आज के कार्यक्रम के जो विशेष अतिथि हैं भगवान मोरवाल जी के संबंध में संक्षेप में बात कहूँ। हालांकि उनका परिचय मेरे सहयोगी जगताप सर आपको विस्तृत रूप में करने
करने वाले हैं, लेकिन संक्षेप में मैं कुछ बातें आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। हम सभी लोग जानते हैं कि भारत गांवों में बसता है और गांव हमारे देश की रीढ़ है। प्रेमचंद से ये परंपरा आरंभ हुई हिंदी साहित्य में। प्रेमचंद, नागार्जुन, राही मासूम राजा, रांगे राघव जी ने अपने साहित्य के केंद्र में ग्रामीण जीवन को लाया और इसी परंपरा को हमारे सम्मुख बड़ी सशक्तता के साथ वर्तमान समय में आगे लेकर जाने वाले हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यकार के रूप में यदि किसी का नाम आता है तो वह नाम आता है भगवान दास मोरवाल जी का। उनके समस्त उपन्यास या कहानी संग्रह जब हम देखते हैं तो उसमें हमें गांव दिखाई देता है, ग्रामीण जीवन दिखाई देता है। और खास करके सर मोरवाल जी मेवात से आते हैं तो मेवाती संस्कृति, सभ्यता, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के लोगों का रहन सहन, यह उनकी रचनाओं में हमें दिखाई देता है। पहली बार मोरवाल जी का परिचय काला पहाड़ इस रचना से मेरे साथ हुआ और वह रचना पढ़ते पढ़ते किस प्रकार से जो हमारी एक देश की साझा संस्कृति थी, हिंदू मुस्लिम एक साथ भाईचारे के साथ रहते थे, वे लोग किस प्रकार आजादी के बाद राजनीति के चलते उनमें किस तरह से दरारें पड़ती है और किस तरह से एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं, ये बहुत अच्छी तरह से मोरवाल जी ने अपनी रचना के माध्यम से हम लोगों के सामने रखा है। इस साल हमने विशेष लेखक के रूप में या विशेष साहित्यकार के रूप में मोरवाल जी की कहानियों को और उनकी शकुंतिका इस लघु उपन्यास को पाठ्यक्रम में रखा है। उनकी कहानियां मैं अभी छात्रों को पढ़ा रहा हूँ और फिर जो भारत का जो गांव है, मेवाती जो संस्कृति है, जो खास करके वहाँ के लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम बहुल लोग जो पहले तो हिंदू थे लेकिन कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने, उनका जो एक पूरा संस्कृति है, मिली जुली संस्कृति, वह दिखाई देती है। और जो सरोकार है, भगवान दास मोरवाल जी ने बार बार ये कहा है कि एक साहित्यकार के जो सरोकार होते हैं, गाँवों के साथ जो लगाव होता है, लोकाचार होता है, जो उनकी रचनाओं में हमें दिखाई देता है। फिर चाहे बस तुम न होते पिताजी हो, या फिर सौदा कहानी हो, या बियाबान नाम की कहानी हो। और हम ये देखते हैं कि किस तरह से गांव और शहर बदल गए हैं। जब हम बियाबान कहानी के संबंध में देखते हैं तो शहरों में आए हुए लोग जो कभी गांवों से जिनका दायित्व था, वो आप शहरों में आए हैं, पूरी तरह से बदल गए हैं। गांवों के साथ उनका कोई रिलेशन नहीं रहा है, संबंध नहीं रहा है, और वो गांव के प्रति जो अपनत्व का भाव है वो उनमें नहीं रहा है। और बस तुम न होते पिताजी में, ये मतलब मुझे बड़ी चैलेंजिंग लगी है कहानी पढ़ाने में, वो इसलिए कि आमतौर पर हमारे समाज व्यवस्था में जो पारिवारिक संबंध है, पिता और पुत्र का जो संबंध होता है, और हम अपने परिवार में पिता की उपस्थिति चाहते हैं, लेकिन एक पिता एक परिवार के लिए किस तरह से मुश्किल बनता है, और इस नए संबंधों को अभिव्यक्त करना, मतलब ये इतना जटिल काम है छात्रों को समझाना भी। लेकिन सर ने उस कहानी में इतनी अच्छी तरह से वो बात रखी है कि मतलब उसके लिए कोई तोड़ ही नहीं है। तो मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, सर आपके साथ बात करने वाले हैं। मैं विभाग की ओर से उनका स्वागत करता हूं और उनको अपने मंतव्य के लिए यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। सॉरी सर, मैं भगवान दास मोरवाल जी के परिचय के लिए मेरे सहयोगी डॉक्टर जगताप सर को आमंत्रित करता हूँ। सबसे पहले मैं सभी का स्वागत करता हूं। सांगोला महाविद्यालय सांगोला और पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर विश्वविद्यालय सोलापुर के संयुक्त तत्वावधान में आज BA भाग 3 हिंदी पाठ्यक्रम की जो कार्यशाला है उसका आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में सबसे जो विशेष बात है कि इस पाठ्यक्रम में भगवान दास मोरवाल जी की 2 कृतियां, एक सेमेस्टर 5 के लिए और एक सेमेस्टर 6 के लिए 10 या प्रतिनिधि हिंदी उनकी जो कहानियां हैं और शकुंतिका उपन्यास। खास इसलिए है कि जो छात्र उपन्यास में पढ़ने वाले हैं और कहानी में जो कहानियां पढ़ते हैं, वह कहानियां जिन्होंने लिखी हैं वही भगवान दास जी आज हमारे बीच है। इसलिए सबसे खास कार्यशाला कही जा सकती है।
तो संक्षिप्त में मैं भगवान दास मोरवाल जी का परिचय आपके सामने रख रहा हूँ। वैसे तो पूरे देश में आज हिंदी क्षेत्र में भगवान दास मोरवाल जी का नाम किसी ने सुना नहीं या पढ़ा नहीं या उनके संदर्भ में उनकी रचना पढ़ी नहीं, ऐसा नहीं है। फिर भी मेरे छात्रों के लिए या इस विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए परिचय पढ़ा जा रहा है या समझाया जा रहा है। भगवान दास मोरवाल जी का जन्म 23 जनवरी 1960 को हरियाणा राज्य के मेवात जो प्रदेश है उनमें से जो नगीना नामक एक कस्बा है, गांव है, वह उनका जन्म हुआ था। जन्म के संदर्भ में एक संक्षेप में कहना चाहता हूं, उनका जो बचपन है बहुत ही अभावग्रस्त जीवन उनका गया है। याद रख लीजिए, उनके परिवार में उनके पिताजी ने आर्थिक जो संघर्ष है वो बहुत ही किया है, और वैयक्तिक जीवन में भगवान दास जी ने भी बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन जिया है। अपनी रोजी रोटी के लिए वह सबसे पहले अपने गांव, अपने कस्बे को छोड़कर वह दिल्ली आए थे, याद रख लीजिए। बाद में उनकी प्राथमिक शिक्षा जो है वह गांव में हुई थी। उच्च शिक्षा उन्होंने बाद में कॉलेज और विश्वविद्यालय में हासिल की थी। उनके जो साहित्य के संदर्भ में आपके सामने कुछ बातें रखना बहुत महत्वपूर्ण समझता हूं कि उन्होंने जो पहली कविताएं लिखी थी, जो अनुभव उन्हें प्राप्त हुए थे, उन कविताओं को उन्होंने हाई स्कूल के या कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने रखा था। लेकिन मूल साहित्य जो है कविता के रूप में उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन उनका जो साहित्य है वो उपन्यास और कहानी के माध्यम में उन्होंने बहुत अधिक उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई। उपन्यास में उन्होंने काला पहाड़, बाबल तेरा देश, रेत, नरक, मसीहा, हलाला और शकुंतिका उनके प्रसिद्ध उपन्यास है। उनमें से काला पहाड़ और रेत जो उपन्यास है वह बहुत ही महत्वपूर्ण और मेवात की अभी शिंदे सर ने जो बताया कि वो पूरी संस्कृति को चित्रित करने वाले उपन्यास है। कहानी संग्रह में उनका जो पहला कहानी संग्रह है सिला हुआ आदमी, सूर्यास्त से पहले, 80 मॉडल उर्फ सूबेदार, सीढ़िया, माँ और उसका देवता, लक्ष्मण रेखा, 10 प्रतिनिधि कहानियां। संस्मरण भी है उनका एक पकी जेठ का गुलमोहर, फिर कविता संग्रह दोपहरी चुप है। संपादन वैसे तो वह पत्रिका से भी जुड़े हैं, लेकिन लेखन के क्षेत्र में जब वह दिल्ली आए और दिल्ली में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड में वह लिपिक के पद पर सबसे पहले नौकरी करने लगे थे, याद रख लीजिए। लेकिन बाद में उन्होंने पदोन्नति प्राप्त की और इसी बोर्ड में वह भारत सरकार मंत्रालय द्वारा जो बोर्ड चलाया जाता है, सहायक निदेशक के पद पर कार्य किया, याद रख लीजिए। मतलब एक गांव की अभावग्रस्त जिंदगी से जो उन्होंने शुरुआत की थी, जहां शिक्षा का कोई खास प्रचार और प्रसार नहीं था, वहां से उठकर वह आज हिंदी के एक प्रसिद्ध लेखक बने। इसके पीछे उनकी जो जिद्दोजहद है, उनका जो संघर्ष है, वह हमें देखने लायक है, याद रख लीजिए। उनके साहित्य कृतियों को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है कि श्रवण सहाय अवार्ड उनको मिला है, जनकवि मेहर सिंह सम्मान हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा भी उनको मिला है, अंतरराष्ट्रीय इंदु शर्मा कथा सम्मान उनको प्राप्त हुआ है, शब्द साधक जूरी सम्मान उपन्यास रेत के लिए, कथाक्रम सम्मान, साहित्यकार सम्मान हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार द्वारा, साहित्य कृति सम्मान हिंदी अकादमी, राजाजी सम्मान मद्रास द्वारा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा। मतलब उन्होंने जो है भारत के जितने भी बड़े बड़े और अच्छे पुरस्कार है उनको प्राप्त हुए, याद रख लीजिए। उनके संदर्भ में उनके जो स्वभाव के संदर्भ में अगर हम कहेंगे तो अत्यंत अध्ययन प्रिय व्यक्ति है, प्रभावी वक्ता है, स्पष्ट अपनी बात को स्पष्ट रखने में वे विश्वास रखते हैं, कुशल प्रशासक भी है, याद रख लीजिए। इसके उनके साहित्य में जो है मतलब भले ही वह दिल्ली में रहते हैं, लेकिन बार बार वो अपने गांव के प्रति रुख करते हैं और सृजन या लेखन का जो उनका जो सोर्स है या जिसे कहते हैं जो उनका साहित्य जो है वो मेवात या अपने गांव कस्बे के जीवन से लिया है। इसमें उन्होंने मेवाती संस्कृति, नारी जीवन,
युवकों की जो दशा है उस पर चित्रित साहित्य लिखा है, दलित लेखन किया है, दलित जीवन पर, सांप्रदायिकता पर आधारित भी उन्होंने रचनाएं लिखी है, राजनीति, सामाजिक मूल्य विघटन जो है इस पर भी उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। तो ऐसे महान रचनाकार हमारे बीच हैं और मुझे लगता है कि हमारे छात्रों और हम सबका ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम आपसे सर जुड़ रहे हैं। इसलिए फिर से एक बार मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और अगले जो सूत्र है मैं हमारे विभाग प्रमुख डॉक्टर नवनाथ शिंदे सर जी के पास देता हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर जी। आप हमारे आज के प्रमुख विशेष अतिथि श्री भगवान दास मोरवाल जी के संबंध में परिचय प्रस्तुत किया। असल बात यह है कि मोरवाल जी का परिचय 4-5 मिनट में नहीं कराया जा सकता, क्योंकि लगभग इसके पीछे सर की 40 सालों की मेहनत है और पूरी जो उनका कृतित्व है उसको 4-5 मिनट में समेटना आसान नहीं है। फिर भी आपने सुचारू रूप से इसको अत्यंत सुंदर रूप से परिचय रखा, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और आज के विशेष अतिथि श्री भगवान दास मोरवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि वे साहित्य रचना और सृजन प्रक्रिया पर अपनी बात रखें। आदरणीय मोरवाल जी। मित्रों नमस्कार। हाँ सर। मैं सबसे पहले अहिल्या देवी होलकर सोलापुर विश्वविद्यालय का जो आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। जी। तो मैं सबसे पहले, क्योंकि आवाज का जो गति है, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, जब पहले गियर में लगती है गाड़ी की थोड़ी गति कम होती है, उसकी जो गति जब तीसरे चौथे गियर में आती है तब लगती है। तो यही जब हम लोग बोलते हैं तो यही स्थिति लगभग उसी होती है। तो मैं मित्रों सबसे पहले पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर सोलापुर विश्वविद्यालय का बोर्ड ऑफ स्टडी, जिसको कि हम लोग हिंदी पाठ्यक्रम मंडल कहते हैं, मैं उसका आभार व्यक्त करता हूं। और उसके साथ सांगोला कॉलेज में आयोजित इस पाठ्यक्रम कार्यशाला और उसमें जुड़ने वाले बहुत सारे मित्र, उनका भी मैं आभार और स्वागत करता हूं। मुझे ये पोस्टर जब भेजा गया था तो मैं जब इसको देख रहा था तो मुझे कहीं से ये नहीं लगा कि मैं आप लोगों से मेरा कोई परिचय नहीं है। गिरीश काशिद जी, अनिल सालुखे जी, खांडेकर साहब, ये दरअसल क्या है कि अगर एक लेखक के रूप में मैं कहूं तो मेरे ऊपर महाराष्ट्र का एक विशेष रूप से जिसका कहना चाहिए स्नेह है, प्रेम है। और शायद उसी स्नेह की वजह से मैं आप लोगों के बीच में हूं। मैं थोड़ा सा अपने बारे में एक छोटी सी जानकारी दे दूं, बहुत छोटी सी, कि जैसे तो सबको बता ही दिया कि मैं मेवात का रहने वाला हूं और मेवात वो इलाका है, वो क्षेत्र है जो देश की राजधानी, जिसको हम दिल्ली कहते हैं, उसके बहुत करीब है। और मैं समाज कल्याण में, मैंने जिस केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड में, मैंने लिपिक की नहीं, वहां एक पत्रिका थी समाज कल्याण, उसमें प्रोडक्शन असिस्टेंट, जिसको कि हिंदी में प्रस्तुति सहायक कहते हैं, और प्रस्तुति सहायक का काम होता है पत्रिका की साज सज्जा, प्रूफ रीडिंग ने और कुछ एडिटोरियल एडिटिंग का काम। उसके अलावा यहां मेरी थोड़ी सी लाइन बदली, मैं असिस्टेंट एडिटर नहीं बन पाया। और क्यों नहीं बन पाया, इसकी पूरी कथा मेरी जो एक अभी जिसका परिचय दिया इन्होंने एक स्मृति कथा है, पकी जेठ की गुलमोहर। दरअसल पकी जेठ का गुलमोहर क्या है कि वो आत्मकथा भी कह सकते हैं उसको, स्मृति भी कह सकते हैं आप उसको, डायरी भी कह सकते हैं। यानी उसमें बचपन से लेकर और 1992 तक दिल्ली में आने के बाद जब मैंने अपना पहला उपन्यास काला पहाड़ लिखने की भूमिका बनाई थी, तब तक की उसमें स्मृतियां हैं। उसमें शादी विवाह, जो हमारा शुरुआती जो कहना चाहिए संघर्ष जिसको कहना चाहिए, कौन सी रचना मैंने पहले लिखी थी, कौन सी रचना सबसे पहले प्रकाशित हुई थी, ये सब उसकी उस तरह की जानकारी है। और जो मैंने कहा कि मैं
अपने विभाग में उस पत्रिका में सहायक संपादक नहीं बन पाया था, वो सारी कथा अभी हाल ही में मैंने पकी जेठ का गुलमोहर का दूसरा हिस्सा, यहां कौन है तेरा शीर्षक से उसका दूसरा हिस्सा पूरा किया है। और उसमें लगभग 3 दशकों की जो मेरी साहित्यिक उबड़ खाबड़, तंग गलियां, गली कूचे, साहित्यिक राजनीति, पुरस्कार के अलावा खानजादा जो मेरा अंतिम उपन्यास आया था शकुंतला के बाद, ये जो पिछले वर्ष आया था, ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर है ये उपन्यास। इसमें मुगल पीरियड्स बहुत है, इसमें लगभग 350 वर्षों का समय है, राजकमल से आई थी। और एक अच्छी बात ये थी कि पिछले वर्ष जनवरी में ये उपन्यास प्रकाशित होकर आया था, एक ही महीने के बाद इसका दूसरा संस्करण भी छपकर आया था। तो ये मेरे पास दूसरे संस्करण की प्रति है। तो इसकी पृष्ठभूमि लगभग मेवात ही है इसकी। तो इस तरह से ये तो मेरा छोटा सा परिचय हुआ। अब मैं आता हूं विषय पर। मित्रों, जैसा कि आपने बताया भी कि विशेष लेखक के रूप में भगवान दास मोरवाल को पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर सोलापुर का जो हिंदी पाठ्यक्रम है, बीए भाग 3 में विशेष लेखक के रूप में रखा है। और उसमें जो मेरी कृतियां रखी हैं, उन्होंने 10 प्रतिनिधि कहानियां और शकुंतला, ये उपन्यास है लगभग 120 पन्नों का, ये 2 चीजें रखी। अगर मैं इन पर बात करूं आज 10 प्रतिनिधि कहानियों, तो आप शकुंतला को भी एक तरह से अपनी सुविधा के लिए आप लंबी कहानी मान के चलिए। यह उपन्यास है लेकिन लंबी कहानी भी अगर आप मानेंगे तो शायद आपका मानस पढ़ने के लिए थोड़ा सा अलग हो जाए। मैं सबसे पहले बात करूंगा 10 प्रतिनिधि कहानी को लेकर। और जो अभी मेरा शुरू में जो अभी नवनाथ शिंदे जी ने इस कहानी में, इस संग्रह में कुछ कहानियों का जिक्र किया था, मैं सोचता हूं कि उन्हीं से शुरू करूं तो वो थोड़ी सी आपको भी सुविधा रहेगी और मुझे भी थोड़ी सी अपनी बात कहने में अच्छा लगेगा। इन्होंने बस तुम ना होते पिताजी और बियाबान, इन 2 कहानी की विशेष रूप से चर्चा की। और मुझे खुशी इस बात की है कि जो एक विवेकशील अध्यापक, जिसको कि साहित्य की संवेदना और दूसरे पक्षों से थोड़ा सा जो अध्यापक सजग रहता है, वह एक लेखक की संयोग से कहिए कि उसकी नजर उसकी ऐसी ही कहानियों पर पड़ती है। बस तुम ना होते पिताजी, इस कहानी को जब ये प्रकाशित हुई थी, हिंदी के बहुत बड़े आलोचक, वरिष्ठ वयोवृद्ध आलोचक डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने इसकी बहुत प्रशंसा करते थे। वो कहते थे कि ये कहानी मुझे बहुत पसंद है। और उनका पसंद करने का एक कारण यह था, उनका कहना यह था, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी का, कि दरअसल जो हमारे कुछ संबंध हैं, पारिवारिक संबंध, पिता, मां, भाई, बहन, बेटा, बेटी, पत्नी, उन रिश्तों को लेकर हम लोग बहुत भावुक और एक हद तक बड़े संवेदनशील रहते हैं। हम जानकर भी, चाहकर भी कुछ चीजों को छिपा जाते हैं, कहने का साहस नहीं जुटा पाते हैं। मैं अक्सर इस बारे में एक बात कहता हूं कि जब हम आत्मकथा लिखते हैं, हालांकि मैंने आत्मकथा जैसी कोई चीज नहीं लिखी, मैंने पकी जेठ का गुलमोहर का नाम स्मृति कथा दिया है। तो जब हम आत्मकथा लिखते हैं तो मैं समझता हूं कि उन आत्मकथाओं में बहुत सारे ऐसे पक्ष, ऐसी घटनाएं, ऐसे प्रसंग छूट जाते हैं कि जो कि मैं समझता हूं कि जिनको लाने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होगी। तो ये जो कहानी है बस तुम ना होते पिताजी, एक ऐसे पिता को लेकर है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पिता की या माता पिता की भूमिका किसी व्यक्ति के जीवन में क्या होती है। तो हम अगर पिता की कुछ कमियां हैं या भाई की कुछ कमियां हैं तो हम उन चीजों पर थोड़ा सा
अपनी बात कहने में हिचक करते हैं। तो यह कहानी एक ऐसे पिता के ऐसे पक्ष को भी उद्घाटित करती है कि जिस पर कि हम लोग बचने की कोशिश करते हैं कि एक पिता कैसे, जैसे उन्होंने कहा कि इसको पढ़ाने में मुझे समझाने में शिंदे जी ने जैसे कहा कि बड़ी मुश्किल हुई, आपने सही कहा। ऐसे संबंधों को लिखना और एक ऐसे पिता के संबंध में और पिता को लेकर उसके ऐसे अवगुणों को लेकर लिखना कि अगर वो अपनी बहू पर की अस्मिता पर भी हाथ डालने की कोशिश करता है, और ये देखिए ये भारतीय समाज है और वो पुरुष है, हमें दरअसल इस तरह की कहानियों को लिखने के लिए कुछ मनोविज्ञानों का सहारा लेना पड़ता है। सबसे पहली बात तो यह है कि पुरुष पुरुष चाहे वो पिता हो, भाई हो, कुछ भी हो, वो सबसे पहले पुरुष होता है। स्त्री मां है, बहन है, पत्नी है, सबसे पहले वह स्त्री होती है, रिश्ते बाद में होते हैं। तो ये जो हमारा जो समाजशास्त्र है, इन चीजों को, इन मनोवैज्ञानिक को समझना बहुत जरूरी है। तो इस कहानी में मैंने एक ऐसे ही पिता को मैंने दरअसल कुछ अपनी बात कहने की कोशिश की है। तो शिंदे जी आप निश्चिंत होकर बच्चों को ये पढ़ाइए, क्योंकि ये कोई नई चीज नहीं है। ऐसी इस तरह की चीजें हमारे भारतीय समाज में और हमारे भारतीय क्या समाज में, इस मनुष्य जीवन में अक्सर इस तरह की घटनाएं घटती रहती है। दूसरी कहानी इन्होंने जिक्र किया बियाबान का। बियाबान ठीक है कि गांव से आकर जो शहर में लोगों किस तरह से उनका आचरण बदल जाता है, ये उसको प्रतिपादित करती है। लेकिन इस कहानी में एक जो बहुत जबरदस्त सूत्र है, जो कि शायद आप लोगों को, चूंकि आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, आप उससे शायद वाबस्त ना हो, परिचय नहीं हो। ये पश्चिम भारत में अगर आप देखें, जो आपका कहना चाहिए कि पंजाब, हरियाणा, यानी जो पाकिस्तान से सटा हुआ जो क्षेत्र है, इवन दिल्ली, वहां क्या था कि पार्टीशन में, जिनको हम शरणार्थी कहते थे, पंजाबी, जो पार्टीशन में बहुत सारे लोग जब हिंदुस्तान में आए, भारत में आए, तो उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी आर्थिक रूप से। यानी उन्होंने, कहना चाहिए कि जान और माल दोनों का बड़ा भारी नुकसान किया था, और वो लगभग अगर आप देखा जाए तो वो बिल्कुल लुटे पिटे से आए थे। और इस चीज का बहुत अच्छा चित्रण अगर आप देखें, तमस जैसा उपन्यास भीष्म साहनी जी का, वो उसमें उस तरह से बहुत सारी चीजें आप मिलेंगी। तो इस कहानी में एक ऐसा परिवार है जो कि पार्टीशन में आता है, और चूंकि पहले ये होता था कि जैसे किसान होता था, अब किसान की कोई जाति नहीं होती, वो हिंदू मुसलमान, जिसके पास जंगल की जमीन है वो किसान। तो चूंकि मैं मेवात का रहने वाला हूं और मेवात में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए जब वे लोग आए तो लोगों के पास जमीन थी। अब ये नहीं पता था कि भविष्य में जाके जिन लोगों का 10 लोगों का परिवार था, वो 50 साल बाद 100 लोगों का हो जाएगा। जब परिवार बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जमीन का बंटवारा भी होगा, और जब जमीन का बंटवारा भी होगा तो लोग उसमें जीवन यापन करना मुश्किल हो। तो उसी में से ही जो एक परिवार है जिसमें कि जब ये आते हैं ये लोग, बियाबान, जिसका शीर्षक बियाबान है, जो कि उसका नाम बिस्नाथ है दरअसल, जो कि पाकिस्तान से आता है। और पाकिस्तान से जब वो आता है तो कई बार होता क्या है कि आप उनको ये कि भाई ठीक है, आप कुछ जमीन आप हम रह लीजिए, हमारे पास तो बहुत, हमें क्या करना है। तो जब धीरे धीरे सर्वाइव करते हैं, सर्वाइव करने के बाद जब वो ठीक ठाक हो जाते हैं, बच्चे उनके फिर शहरों में आ जाते हैं, तो ये जो रिश्ते हैं कि किस तरह से वही परिवार जिसने की अपनी जंगल की जमीन 1 बीघा 1 कट्टा कुछ भी कहिए, जिस परिवार को दी थी, जब उसी के परिवार के बच्चों को जीवन यापन के लिए नौकरी मिलती है तो वो जाते, तो किस तरह से वो लोग उसके साथ व्यवहार करते। चूंकि मुसलमान था, और मुसलमान होने पर जिस तरह का आजकल आप हम सब जानते हैं कि जिस तरह का नैरेटिव आजकल घड़ा जा रहा है, सांप्रदायिक जिस तरह से नैरेटिव बनाया जा रहा है,
ये उस नैरेटिव को का भी एक तरह से प्रतिनिधित्व करती है ये कहानी। इसी तरह इसमें एक कहानी मेहराब है। इस कहानी की पृष्ठभूमि भी मेवात है और ये कहानी बड़ी अच्छी कहानी है, बड़ी सुंदर कहानी है। इसमें दो औरतें हैं, ये दो औरतों की कहानी है, एक हिंदू और एक मुसलमान। हिंदू में जो स्त्री है उसकी जाति कुम्हार है, जिसका कि काम बर्तन बनाना होता है जिस परिवार में। और हमारे वहां एक समय ऐसा होता था कि उत्तर भारत में, चूंकि ये लोग कन्वर्टेड थे, ये मेव मुसलमान जिनको हम कहते हैं, मेव कहते हैं वैसे, लेकिन ये धार्मिक इनका आचरण पूरी तरह इस्लामिक है। तो इन लोगों के जो रीति रिवाज होते थे वो बिल्कुल हिंदुओं जैसे होते थे, शादी ब्याह वगैरह, ये हमने अपनी आंखों से भी देखा है। तो यहां एक रस्म होती है उत्तर भारत में, चाक पूजन होता है उसका। कोई भी जब शादी होती है तो उसकी शुरुआत चाक पूजन से होती है, अब तो 2-3 दिन पहले। तो पहले ही मुसलमान भी, मेव भी हिंदुओं की तरह कुम्हार के यहां चाक पूजने जाते थे। तो वो जो कुम्हारी है जिसके घर बनते हैं, उसको बड़ा चाव होता है कि भाई अशरूपी के पोते की शादी होगी और वो अपने बर्तन भेजेगी वहां, क्योंकि किसान है तो वहां से अनाज वगैरह मिलेगा। लेकिन उस साल जब उसके पोते की शादी होती है, वो चाक नहीं पूजता है, तो बड़ी परेशान होती है। तो उस अशरूफी से जाके मिलती है कि भाई क्यों नहीं चाक पुजवा रही है? तो वो कहती है कि भाई मेरे बेटे ने मना कर दी, बेटे बहू ने। कहने लगा क्यों? तो वो कहती है कि मेरा बेटा कहता है कि हमारे इस्लाम कहिए या हदीस में कहिए, चाक पूजना वर्जित है। क्योंकि हमारे यहां दरअसल कई बार हम इन चीजों को भूल जाते हैं कि हमारे जो बहुत सारे रीति रिवाज हैं उनका धर्म से कोई संबंध नहीं है, उनका संबंध हमारी सामाजिकता से है। इसलिए आप देखिए कि उत्तर भारत में जब शादी होती है तो उसमें, अब जैसे इस्लाम में तो बाजा नहीं है, इस्लाम में तो दूल्हा घोड़ी पे नहीं चढ़ सकता, इस्लाम में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो लोग बिल्कुल वैसे ही बहुत सारे अपने चाव पूरे करते हैं जैसे हिंदुओं में होते हैं। तो बहुत सारी चीजें हिंदुओं से हमारे भारतीय मुसलमानों में भी चीजें आई, जैसे जाति व्यवस्था है। कहने को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुसलमानों में भी, जो अगर आप उत्तर भारत में क्या पूरे देश में देखें तो पसमानदा जिनको कहते हैं, पिछड़े जिनको कहते हैं, उस तरह की नाई है, इस तरह की जाति आपको वहां भी मिल जाएंगी। तो वो किस तरह से ये कहानी, दो पुरानी औरतें हैं, उनकी जो टीस है कि वो भी चाहती है कि अपने पोते की शादी उसी तरह करें जैसी उसकी शादी हुई थी, और वो जिसका चाक पूछता है, जिस कलावती के पास, ते राहून दे का तसंच ह्याच्यात भांड्यात. तो किस तरह से वो भी जो है अपने चाव पूरे नहीं कर पाती। तो कैसे जो हमारे, यानी कहना चाहिए धर्म के हस्तक्षेप के चलते जो हमारी सामाजिकता है, आपसी सौहार्द है, चाव चोचले हैं, वो कैसे खत्म हो रहे हैं, ये कहानी उसको प्रतिपादित करती है। इसी तरह से इसमें एक कहानी है रंग अबीर। रंग अबीर, ये कहानी दरअसल जब लिखी गई थी, इसकी भी पृष्ठभूमि लगभग मेवात है, और ये कहानी 1990 के बाद, जब इस देश में, आपको याद होगा कि 1984 के बाद जब सिख दंगे हुए थे, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण था, मैं मानता हूं कि उसकी शुरुआत लगभग 1984 के सिख दंगों में हो गए थे, क्योंकि सिखों का जिस तरह से नरसंहार किया था वो किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं किया था, वो हम हिंदुओं ने किया था। तो उसका दूसरा जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण था, मैं मानता हूं वो 1990 में हुआ था, जब इस देश में रथ यात्रा निकाली गई थी, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के प्रसंग को लेकर पहली बार। और 1992 का हम सब लोग किस्सा समझते हैं कि उस दौर में 1992 में वो विवादास्पद जो मंदिर का ही धर्म स्थल था, पूजा स्थल था, वो ध्वस्त कर दिया गया था। तो ये कहानी 1990 और 92 के बीच की कहानी है ये, और एक कहानी ये ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो कि मुस्लिम है और वो नाई है, जो कि हजामत बनाता है, बार्बर जिसको कहते हैं। वो किस तरह से वो बड़ा एक जगह, एक कस्बे में दुकान खोलता है वो, और ऐसी दुकान उसको लेता है बिल्कुल आखिर में कि जिसको कोई नहीं लेता, क्योंकि
सबसे आखिरी जो जो दुकान होती है उसमें ग्राहक कम आते हैं। तो इस तरह से उसमें क्या है कि वो दुकान खोलता, होली का दिन होता है, लोग होली होली खेलते, तो शाम को जैसे नए लड़के होते हैं उसकी दुकान पर आकर कुछ झगड़ा हो जाता है, लोग घर चले जाए, पंचायत होती है, और अंततः पंचायत ये कहती है वहां के कुछ लोग, क्योंकि सब जगह इस तरह के हमारे समाज में होते हैं कि भाई ये दरअसल जो झगड़ा हुआ है इसकी वजह से हुआ है। यानी जिस तरह से उस आपसी झगड़े को सांप्रदायिक जिस तरह से बना गया, और जिस व्यक्ति की वो दुकान थी, नाइक, उसने जो दुकान खोली वहीद ने, वो एक जैन साहब थे, उन्होंने अपनी मां की स्मृति में वो बनाई थी, तो उसको बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि वहां बड़ी रौनक रहने लगी थी। वहां जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता था, क्रिकेट मैच, तो वहां वो वही एक ट्रांजिस्टर लगा देता, उसे क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो ट्रांजिस्टर लगाते था, लोग सुनते थे, है, और वो अपना शेव कर रहा होता है। तो कैसे किस तरह से एक आपसी छोटे से झगड़े को कैसे सांप्रदायिकता का रूप दिया जाता है, और एक आदमी जो कि अपने गांव से अपने बच्चे के अपने रोजी रोटी के लिए आता है, उसको किस तरह से वो दुकान खाली करनी पड़ती है, इसकी पीड़ा को वही आदमी समझ सकता है जो गांव देहातों से शहरों में पलायन करके आता है, यानी रोजी रोटी के लिए। इसी तरह से इसमें एक कहानी है छल, काफी थोड़ी लंबी कहानी है। अगर इस कहानी को आप पढ़ेंगे, छल कहानी को, तो जो हमारे यहां सारे के सारे अध्यापक लोग हैं, ये दरअसल शिक्षा व्यवस्था को लेकर कहानी लिखी गई है, और शिक्षा व्यवस्था को इस तरह से कि दरअसल ये शिक्षा व्यवस्था तो एक प्रतीक के रूप में है। आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, मेडिकल सेक्टर में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, कि शहर का व्यक्ति, यानी कोई व्यक्ति गांव देहात में, ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी करना नहीं चाहता। तो इसमें एक शिक्षक की, लालवानी साहब है, उनका ट्रांसफर मेवात जैसे इलाके में हो जाता है। अब चूंकि वहां हो जाता है, तो अब ट्रांसफर उसका वो वापिस चाहता शहर में हो। अब उसके लिए तरह तरह की जुगत बिराता है, लेकिन नहीं सफल होता है। उसी बीच क्या होता है कि उसके जहां वो टीचर, तो वैसे वो जाता नहीं था, कई महीने की छुट्टी लेके अपना नहीं जाता उसको, लेकिन वहां राज्यपाल का दौरा होता है। जब दौरा होता है तो वो लालवानी साहब जिस स्कूल में, क्योंकि स्कूल है काफी बड़ा, उसके कंपाउंड में, उसके परिसर में वहां उसको आना होता है, तो वहां पूरा मंच मंच सजता है, वो बहुत मेहनत करता है, और अंततः होता यह है कि वो इतने अपने आप को इन्वॉल्व करता है कि अगले वर्ष उसको बेस्ट टीचर अवार्ड मिल जाता है राज्यपाल, क्योंकि गवर्नर के अभी हाथ में होती है चीजें, रिकमेंडेशंस। तो उसको, लालवानी साहब को, जब वो मिलता है बेस्ट टीचर अवार्ड, तो बेस्ट टीचर अवार्ड मिलने के बाद फिर उसका वो काम आसान हो जाता है, क्योंकि ये तो स्वाभाविक रूप से है कि जिस टीचर को बेस्ट टीचर अवार्ड मिला, तो इसका मतलब वो बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाता होगा, तभी तो उसको बेस्ट टीचर अवार्ड मिला है ना। उसका फायदा उठाते हुए वह वहां से अपना ट्रांसफर वापस शहर में करा लेता है। तो इसमें जिस तरह से किस तरह से एक शहरी आदमी है आता है, और मैंने खुद ने देखा जब मैं इस कहानी को लिख रहा था, ये कहानी का बीज कैसे आया। देखिए, ये भी एक अपने आप में बड़ा रोचक होता है कि कहानी का उद्गम कैसे होता है। मैं एक बार अपने एक मित्र के साथ, जिस गांव की घटना थी, मैं उसके वहां गया, तो वहां ऐसे हम घूमते उसके स्कूल में चले गए। वहां एक स्कूल था, हाई स्कूल। तो वहां मेरी नजर जो हेडमास्टर के पीछे जो बोर्ड लगा होता है जिसमें कार्यकाल लिखा होता है, तो उसमें मजेदार चीज मैंने क्या देखी मित्रों, कि कुछ टीचर, कुछ हेडमास्टर ऐसे भी थे, कोई 1 महीने के लिए किसी का 1 महीने का कार्यकाल था, किसी का 6 महीने का, और एक का तो सिर्फ 15 दिन का कार्यकाल था। यानी मेवात के बारे में ये कहा जाता है, जिस इलाके का मैं रहना, उसको काला पानी कहा जाता है, दक्षिण हरियाणा का वो इलाका है। तो हरियाणा में अगर किसी एम्प्लॉय को सजा देनी होती है, तो उसका स्थानांतरण, उसका ट्रांसफर मेवात में किया जाता है। तो ये कहानी दरअसल गांवों के प्रति हम
टीचर ही नहीं, हम कोई भी सरकारी कर्मचारी है वो जाना नहीं चाहता, ये उसी मानसिकता को प्रतिपादित करता है। एक कहानी है इसमें, सीढ़ियां मां और उसका देवता। इस संग्रह से मेरी कहानी संग्रह भी आया हुआ है राजकमल से, उसकी प्रतिनिधि कहानियां हैं। ये कहानी दरअसल अगर इसको आप गहराई से थोड़ा सा पढ़ेंगे और बच्चों को पढ़ाओगे तो एक तरह से ये दलित विमर्श की एक कहानी भी है, ये कि कैसे एक दलित, यानी जो छोटे तबके का, जिसको कि वाल्मीकि समाज कहते हैं, जिसका कि काम मेहतरी का होता है पश्चिमी भारत में, जो घरों में साफ सफाई करते हैं, वो लड़का किस तरह से बहुत बड़ा प्रतिभाशाली होता है वो, और किस तरह से जहां उसकी मां झाड़ू लगाने जाती है वो लड़का भी जाता है। तो उस जहां वो झाड़ू लगाने जाती है उसकी मां, वो सवर्ण है, वो जो लड़के है वो कहते, वो उसको पता चलता है कि लड़का पढ़ने में अच्छा है, तो वो उसको बड़ी मदद करती है। अच्छा, कहीं ना कहीं, और फिर बाद में वो लड़का डॉक्टर बन जाता है। तो ये कहानी आपको हल्का सा ये लगेगा कि इसमें कुछ थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति कुछ आत्मिक संबंधों की भी आपको हल्की सी इसमें खुशबू आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लड़का उसको अपना आदर्श मानता है और बाद में वो ये कहता है एक जगह कि काश मेरी मां होती और वो तुम्हारी जैसे होती। तो ये सीढ़ियां मां और उसका देवता, यानी एक तरह से वो ये जो देवता है ये अपना अपने प्रतीक है। उस लड़के के लिए वो लड़की देवता है, या वो सीढ़ियों की तरह उसका इस्तेमाल करता है। तो इस तरह से ये कहानी सीढ़ियां मां और उसका देवता, ये इसका वो है। इसी तरह से इसमें एक कहानी चोट है। चोट कहानी मित्रों, आपने देखा हो कि दरअसल ये चोट कहानी, ये जो हमारे यहां एक सब जगह अगर हम देखें, एक हम किस तरह से लोगों को, यानी अगर मैं ये कहूं सीधा सीधा सा कि जिन लोगों का बस नहीं चलता है कि वो दलितों पर अटैक करें, सरकारी कार्यालय की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि सरकारी कार्यालय में दलित उत्पीड़न एक्ट बना हुआ है, आप किसी को आसानी से परेशान नहीं करते। तो जो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं, जो कि दलितों को तो चाहकर परेशान नहीं कर सकते, अपनी कुंठा नहीं मिटा सकते, वह ऐसे लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, जैसे कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं। और पिछड़े वर्गों में भी मजेदार चीज ये है कि जो ताकतवर है, जो एक मिनट यार, सर अनम्यूट कर, प्लीज अनम्यूट कीजिए सर आप। हाँ सॉरी। तो पश्चिमी भारत में जो जाति व्यवस्था है वहां भी एक विचित्र है कि जो ताकतवर जातियां हैं, जैसे यादव हैं, जाट हैं, भले ही वो ओबीसी हैं, लेकिन उन पर उस तरह के उनको नहीं छेड़ा जाता। लेकिन जो छोटी बीच की मध्यम वर्गीय जो पिछड़ी जातियां होती हैं, जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं, जिनकी कोई राजनीतिक ताकत नहीं है, उन लोगों को किस तरह से परेशान किया जाता है और किस तरह से उनको उनकी प्रमोशंस को लेकर कहां कहां अड़ंगा लगाया जाता है, किस तरह से उनको चोट पहुंचाई जाती है, यह कहानी दरअसल उसको केंद्र में रखकर लिखी गई है। इसी तरह इसमें एक कहानी है सौदा। सौदा कहानी बहुत साधारण सी, यानी कहानी क्या है कि गांव की कहानी है। दो रिक्शे वाले हैं, एक सवारी को लेकर दोनों में झगड़ा होता है, और वो झगड़ा ऐसा इतना बढ़ जाता है आपस में जब उनकी मारपीट होती कि एक
रिक्शे वाला दूसरे रिक्शे वाले को जब पत्थर मारता है तो एक जो सुनार जिसको गोल्ड स्मिथ कहते हैं उसकी दुकान में जाकर उसका शीशा फूट जाता है शोरूम का। बस उसी से वो पूरा का पूरा झगड़ा थाने तक जाता है और थाने में जो जिससे वो पत्थर लगा है वो गरीब जाति का है, वो यानी मुस्लिम है, वो गरीब जाति का है। तो किस तरह से जब थाने में जाते हैं तो थाने में जाने के बाद जब समझौता होता है तो किस तरह के उसी की जाति के का एक आदमी कैसे वहां सौदा करता है उनसे, और किस तरह से एक छोटा सा झगड़ा, आपसी झगड़ा, किस तरह से जाकर उसका क्या नुकसान उठाना पड़ता है कि वो पुलिस में जाकर उनको कुछ पैसे भरने होते हैं। जब पैसे भराते हैं तो उस लड़के की मां, जिसका कि बेटा रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करता है, वो मां रात को अकेले में हिसाब लगाती है कि जो पैसा मैंने 500 रुपए थाने में दिए हैं, पुलिस स्टेशन में दिए हैं, उससे मेरे छोटे छोटे पोते के सर्दियों में कपड़े आ सकते थे। मेरी बहू जो सवेरे 5 बजे उठकर गाय मवेशियों के, जो बिल्कुल इन दिनों में जनवरी के महीने में नंगे पांव ठंड में चौपायों का जो सानी और वो करती है, चारा देती है, उसकी चप्पलें आ सकती थी, उसकी जूतियां आ सकती थी, मेरी एक जर्सी आ सकती थी। तो इस कहानी में, सौदा में सबसे बड़ा संदेश ये जाता है कि अगर हमें ये भ्रम हो कि हिंदू हिंदू का पक्ष लेगा या मुस्लिम मुस्लिम का पक्ष लेगा, कुछ ये दरअसल एक भ्रम ही है। ये कहानी इस चीज को इसमें वो लाता है। अब इस तरह से इसमें 2 कहानियां और हैं। दुस्वप्न की मौत, इस कहानी में भी अगर आप देखेंगे तो ये कहानी एक तरह से दलित विमर्श को, ये कहानी बहुत सशक्त कहानी है कि किस तरह से एक गांव का सवर्ण, ताकतवर सवर्ण, आजकल आप देखते होंगे कि कुछ हर 5 साल में कुछ पंचायत के चुनावों में सीट्स रिजर्व हो जाती हैं। जैसे एक बार महिलाओं के लिए आरक्षित, एक बार दलितों के लिए आरक्षित और एक बार सामान्य। तो जब एक बार वो दलितों के लिए, दलित के लिए वो पंचायत का जो सरपंच का जो पद है, चुनाव है, उसमें सरपंची जो है वो आरक्षित हो जाती है, तो चूंकि जो सवर्ण का ताकतवर आदमी था वो एक ऐसे आदमी को कैंडिडेट बनाता है और सिर्फ कैंडिडेट बनाकर उसको जितवाता भी है, और उसका सिर्फ यही उद्देश्य था कि इसका इस्तेमाल, यानी एक तरह से वो छाया जिसको कहना चाहिए ना, कि उसकी आड़ में, वो तो नाम का है, जो दलित जो सरपंच बनता है वो तो नाम का है, लेकिन सब कुछ उसी को करना है, वो यही सोच के करता है। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब उसको ये आत्म स्वाभिमान उसका जागता है और उसको ये पता चलता है कि राजनीतिक ताकत भले ही सरपंची की है, क्योंकि फंड आता है सरकार से, जब फंड आता है तो ये तय किया जाता है कि भाई आपस में कुछ लोगों को पैसा देकर इसको खत्म करिए, यहीं खा पीजिए। लेकिन बाद में वो, उसको ये महसूस होता है, उसकी ताकत को एहसास होता है। तो यह कहानी एक तरह से दलित विमर्श की बहुत सशक्त कहानी आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारे यहां भारत में जो पहली एक तरह से प्रयोगशाला है राजनीति की, मैं ग्रामीण में जो ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं, मैं उसकी राजनीति की पहली प्रयोगशाला मानता हूं। इसलिए आप कभी जाकर देखिए, यहां का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं पश्चिमी भारत की बात कर रहा हूं कि जब वहां पंचायत के इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, सरपंची के चुनाव होते हैं, तो पैसा, ये जो हम राजनीतिक पार्टियों पर ये कहते हैं कि रातों रात मतदाताओं का रुख बदल जाता है, अगर यह आपको देखना है तो जो भारतीय राजनीति की पहली प्रयोगशाला है पंचायत चुनाव, वहां जाकर देखिए वही चीजें किस तरह से रातों रात शराब बांटी जाती है, किस तरह से लोगों को प्रलोभन दिया जाता है और रातों रात पूरा का पूरा वातावरण बदल दिया जाता है, अपने पक्ष में की जाती है। तो ये कहानी दरअसल दुस्वप्न की मौत उसी तरह की कहानी है ये। इसके बाद एक कहानी और बचती है, सिर्फ वे तीन। ये वे तीन क्या है कि 3 दोस्तों की कहानी है। उसमें क्या है कि एक दोस्त जिसका कि वक्त थोड़ा सा अच्छा नहीं होता, उसको उसका एक दोस्त उसको किराए का मकान देता है
लेकिन धीरे धीरे वही आदमी, क्योंकि उसका नाम असफल है और वो मुसलमान है, तो जब उसका, देखिए इसमें सीधा सीधा सा कहने का मेरा मंतव्य ये है कि हम कई बार अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए हम विक्टिम कार्ड खेलते हैं, जिसको हम कहें, जबकि उसकी जरूरत नहीं होती है कई बार। तो इस तरह से ये 10 प्रतिनिधि कहानियों पर मैंने आपसे बहुत संक्षेप में बात की, और अंत में अब मैं आता हूं शकुंतिका पर। कुल मिला के 115-20 पेज का ये उपन्यास है ये। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं शकुंतिका का मतलब क्या है, क्योंकि शीर्षक अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी लेखक के लिए। तो मित्रों, शकुंतिका का मतलब होता है गौरैया, जिसको अंग्रेजी में स्पैरो कहते हैं, चिड़िया जिसको कहते हैं। शकुंतिका का अर्थ चिड़िया होता है। और यह उपन्यास जो भारतीय समाज में बच्चियों के प्रति जो मानसिकता है हमारी, वो कहां कहां कैसे कैसे बदल रही है, ये कहानी उसका प्रतिनिधित्व करता है। जैसे बहुत से मित्रों ने कहा ये कहानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत करती है। जब मैं इस कहानी को लिख रहा था, इस उपन्यास को लिख रहा था, मेरे मन में ऐसे नहीं, यह कहानी 2 परिवारों के माध्यम से चलती है। इसमें एक परिवार ऐसा है कि जिसमें कि सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं, बच्चियां हैं। 2 भाई हैं, एक के 3 बच्चियां हैं और एक भाई के बच्चियां, कोई संतान नहीं है। उसी गली में दूसरी तरफ एक परिवार है जिसके कि सिर्फ बेटे ही बेटे हैं, और इसमें 2 बुजुर्ग हैं, दादा दादी, उस घर में भी उस घर में भी। तो किस तरह से वो अक्सर हमारे यहां एक धारणा बड़ी विचित्र सी है कि हम कहते हैं कि भाई परिवार, वंश तो बेटों से चलता है। हम सब लोगों की चाह होती है कि हम बेटे ही होने चाहिए। लेकिन मित्रों, अगर ये मेरा अपना अनुभव है, मैं बताता हूं कि जिन घरों में बेटे होते हैं खाली, जिसमें कि कोई बेटी नहीं होती, आप वहां का अनुशासन जाकर देखिए। और जिन घरों में बेटियां होती हैं, भाइयों के बीच में बहनें होती हैं, उस घर का अनुशासन देखिए। जिन घरों में भाइयों के बीच में अगर एक बहन भी होगी, तो उस घर का अनुशासन बिल्कुल इस रूप में बदला हुआ होगा कि वो 10 बार सोचेंगे अपशब्द इस्तेमाल करते हुए कि कहीं उनकी बहन उसको सुना। लेकिन जहां सिर्फ बेटे बेटे होते हैं, आप उन घरों का अगर आप वातावरण देखें, वहां बिल्कुल ही अराजकता भरा होता है। तो जब दूसरा बेटा, उसका जो भगवती और जो उनका जो है, जिसके 3 बेटियां, वो 3 बेटियां बच्चियां धीरे धीरे एक डॉक्टर बनती है, एक बच्ची यानी जिसको कहना जुडिशरी में वो अपीयर होती है, लेकिन वो LLB कर चुकी होती है, अच्छी वकील बनती है। एक छोटी बहन ज्यादा विशेष नहीं पढ़ी पाती, लेकिन जिस भाई के, छोटे भाई के यहां संतान नहीं होती है, तो ये होता है कि भाई आप एडॉप्ट कर लीजिए कोई बच्चा। तो जब ये बात चल रही होती है कि एडॉप्ट किसको करा जाए, तो एक बार ये बात चलती है कि किसी रिश्तेदार की ही का ही कोई बच्चा एडॉप्ट कर लिया जाए। लेकिन वो महिला जिसके 4 पोते हैं, वो कहती है कि नहीं, आप किसी रिश्तेदार का बच्चा एडॉप्ट मत करना, गोद मत लेना। उसका कारण बताती है, कारण ये बताती है कि अगर वो बच्चा, क्योंकि रिश्तेदार या का जो भी बच्चा लो गया, पता तो चलेगा वो, तो अगर आपने उसको थोड़ा सा भी डांटा या थोड़ा सा भी कष्ट पहुंचाया, तो उसके जो मूल माता पिता हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो कहने लगे कि ये एक समस्या होगी। तो अंत में यह तय होता है कि कोई बच्चा किसी अनाथाश्रम से एडॉप्ट किया जाए। अब सवाल यह है कि अगर अनाथाश्रम से भी बच्चा कोई अडॉप्ट किया जाता है, तो क्या अडॉप्ट किया जाए, बेटा या बेटी?
लड़का या लड़की, तो वो वही उनका एक तरह से काउंसलिंग करती है कि नहीं, तुम्हें बेटी बच्ची गोद लेनी चाहिए। अब अपने आप में भारतीय समाज में, जिसकी हम बड़े अपने आप को बड़े कंजर्वेटिव हमारी सामाजिक संरचना है, ऐसे में एक तो बच्चा गोद लेना लो, और वो भी किसी आश्रम से, और तीसरी बात वो भी बच्ची। तो आप कल्पना करिए कि उस परिवार पे क्या गुजरेगी। लेकिन वो जो दूसरी महिला है, जो उनके पड़ोसी है, जो दुर्गा जिसका की नाम है, वो भगवती को, यानी दूसरी बुजुर्ग को समझाती है। वो कहती है कि देखिए, मेरे बेटे ही बेटे हैं ना, पोते हैं ना 4, आपको पता है जब मैं कभी बीमार पड़ती हूं तो मुझे एक गिलास पानी नहीं देते हैं। और आप देखिए कि बेटियों को, बच्चियों को क्या सुख होता है कि ये बच्चियां जिनका है, जो कि सिया गार्गी जो है, आप देखिए कि पूरे दिन चिड़ियों की तरह उनकी चहचहाट से पूरा आंगन वो होता है। और मित्रों, एक बात और है, आप ये आजमाया हुआ नुस्खा है और ये अनुभव है कि एक उम्र के बाद बेटों से ज्यादा मां बाप की जो दुख दर्द में बुरे वक्त में काम आती हैं, वो बेटियां ही आती हैं। ये भारतीय समाज का बिल्कुल सच है। तो जब वो उसको तैयारी करती है और वो तब तैयार हो जाते हैं, और जब वो एक आश्रम में पहुंचते हैं और एक ऐसी बच्ची को देखा जाता है कि जो बिल्कुल आश्रमों की स्थिति आपको सब पता ही है, भले ही वो गवर्नमेंट फंडिंग से चलती हैं, लेकिन हम सब जानते हैं इस तरह की योजनाएं कैसी चलती हैं। तो जिस आश्रम में वो पहुंचते हैं, वहां देखते हैं कि एक कमरे में, एक कॉर्नर में, एक टूटे से पालने में एक बच्ची पड़ी हुई है, रो रही है, उसे कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं है। तो उस बच्ची को गोद लिया जाता है। गोद लेने के बाद वो बच्ची उन्हीं बहनों की तरह बड़ी वो होती है, क्या कहते हैं, बड़ी प्रतिभाशाली है। और बेटे का गोद लेने का एक देखिए, एक व्यवहारिक पक्ष और है। दुर्गा उनको ये समझाती है कि मान लीजिए जब ये बच्चा बड़ा होगा तो इसको ये तो पता चलेगा ना, तो यहां गोद लिया होगा, कोई ना कोई तो बता ही देता है। तो ये जो बहनें हैं, नाम की बहनें हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इन बच्चियों के लिए अपने घर को, ये घर की दहलीज को भी तरस जाए, क्योंकि उसे तो बता ही देता है। तो जब वो सबसे आखिर में जो बच्ची, पीहू उसका नाम है, उस पीहू को जब गोद लिया जाता है, वो पढ़ती है, उन्हीं की तरह बड़ी प्रतिभाशाली होती, और पढ़ने के बाद 12th के बाद उसको एक फेलोशिप मिलती है पढ़ाई के लिए। वो अब्रॉड जाती है, ऑस्ट्रेलिया जाती है। अब इस कहानी में जो सबसे भावुक पक्ष है, और यहां आता वो मोड़, एक बार वो पीहू अपने कुछ दोस्तों के साथ हिंदुस्तान आती है और घर में ये बताती है कि मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, मुझे उनको हिंदुस्तान घुमाना है। तो वो आती है। एक दिन प्रोग्राम बनता है कि चलो भाई, आप सबको, अब इनको भी घूमने चलते हैं। तो क्या करती है कि अपनी मां को भी ले लेती है, अपने पापा को भी लेती है, अपनी ताई को भी ले लेती है। और गाड़ी जब चलते चलते जाती है, तो जब एक ऐसी जगह जब जाती है तो सबको लगता है कि इसको जानी पहचानी सी जगह है। और जैसे ही गाड़ी एक जगह आकर रुकती है तो उनको एकदम बड़ा शौक लगता है। वो सारी 2-3 गाड़ियां जो होती हैं, वो उसी आश्रम के सामने आकर रुकती हैं। अब वो उसके माँ बाप की समझ में नहीं आता कि ये लड़की क्या कर रही है। वो लड़की जाती है, मैनेजर से मिलती है, और उस मैनेजर से ये कहती है, क्योंकि देखिए ये पता तो सब चल जाता है, तो वो ये कहती है कि आपके यहां से, आश्रम से, इस साल एक लड़की यहां से गोद ली गई थी। तो रजिस्टर खोलता है मैनेजर, वो बताता है कि हाँ, इस तारीख को एक लड़की हमारे यहां से एडॉप्ट की हुई थी, गोद ली हुई थी। तो कहने लगा कि मुझे वो जगह चाहिए, दिखाइए। तो जाती है पीहू अपने दोस्तों के साथ,
जो फॉरेनर्स हैं ऑस्ट्रेलिया से, उस जगह को देखती है, उस कमरे को देखती है, और उसकी उसी नजर, बता तो देते ही, तो उसकी नजर वहां पड़ती है जिस खिड़की के किनारे वो पड़ी उस वक्त रही होगी वो। तो वो आती है मैनेजर के पास, तो वो बताती है मैनेजर को कि वो लड़की मैं ही थी। तो उसके बाद वो लड़की अपने दादा दादी के नाम से एक फाउंडेशन चलाती है और उस आश्रम को लगातार बराबर पैसे भिजवाती है। तो इस कहानी में कुल मिला के ये इसका कथानक है। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं मित्रों, कि किसी भी रचना का एक काम और होता है कि वे अपने पाठक को एजुकेट करती है, शिक्षित करती है। इस उपन्यास में दो चीजें आपको ऐसी मिलेंगी कि जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि भाई जैसे अडॉप्ट करना, गोद लेना बड़ा आसान लगता है ये, कि भाई बच्चा गोदी लेना क्या है, लेकिन मित्रों उसकी प्रक्रिया कितनी जटिल होती है वो मैंने पूरी इसमें जटिलता दिखाई। इतनी आसानी से आप बच्चे को गोद नहीं ले सकते। उसी तरह से अगर डॉक्टर बनना है तो उसके लिए कौन सी परीक्षा, नीट की परीक्षा देनी होती है। अगर एलएलए के बाद जुडिशरी में आदमी जज या मजिस्ट्रेट बनना तो उसके लिए कौन सी एग्जाम हो। तो ये सब चीजें लेखक जिन चीजों पर भी बहुत ध्यान रखता है, यही चीजें हैं। और यह उपन्यास संयोग से मुझे बताते हुए खुशी हो रही है। तो मैंने जैसे कि शुरू में बताया कि बहुत स्नेह महाराष्ट्र का, भगवान दास मोरवाल जैसे अलिखित और कहना चाहिए कि कुलशील जाति विहीन लेखक के ऊपर यह उपन्यास इस वक्त महाराष्ट्र के 5 विश्वविद्यालयों में लगा हुआ है। अभी सोलापुर में आपके यहाँ विशेष लेखक में पढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले इसको मुंबई विश्वविद्यालय में लगाया गया बीए में। उसके बाद जलगांव में जो तो उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय है उसमें लगा हुआ है। प्रताप कॉलेज है अमलनेर में, उसमें लगाया हुआ है। अभी हाल ही में मैंगलोर यूनिवर्सिटी में बीए में इसको लगाया है। इसका कन्नड़ में भी अनुवाद आ रहा है। डॉक्टर मधु खराटे जी ने इसका, उनकी पत्नी ने इसका मराठी में अनुवाद किया है, चिमनी शीर्षक से। तो इस तरह से ये बहुत छोटा सा उपन्यास है। तो संक्षेप में मैंने अपनी बात कही मित्रों। अगर अब इस बीच, क्योंकि मैं अगर खुद बताऊं तो बहुत सारी बातें हैं, तो आपके मन में कोई ऐसी जिज्ञासा हो, कोई ऐसा प्रश्न हो कि आप करना चाहें और मुझसे कुछ पूछना चाहें, तो आपका स्वागत है। सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि यदि उनके कुछ प्रश्न हैं तो वे मोरवाल जी से कर सकते हैं। जिनको प्रश्न करना है वे अपना माइक अनम्यूट करें और प्रश्न करें। नहीं शिंदे साहब, अगर कोई नहीं है तो आप ही कुछ बात को, सिलसिले को आप बनाए रखें। अगर कुछ सर मेरा एक प्रश्न है सर। जी 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 जी। आपने जो रचनाएं लिखी, मतलब बहुत दिनों से मेरा प्रश्न है, मेरे मन में है कि रचना लिखते समय जो उद्देश्य लेकर रचना लिखता है और समीक्षक हो या पाठक हो उसका जिस रूप में अर्थ लेते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पूरी तरह से अलग भी है। आपकी रचना के संदर्भ में आपका ऐसा कुछ आपकी आवाज गूंज रही है, शायद कोई दूसरा अनम्यूट करवा दीजिए। हाँ जी। कि आपने जो उद्देश्य रखकर रचना लिखी और पाठकों ने उसका अलग ही अर्थ लिया, या समीक्षकों ने एक नया अर्थ आपके सामने लाकर रख दिया, इस प्रकार। नहीं देखिए, ऐसा बहुत होता है। कई बार क्या होता है कि जब लेखक लिखता है और उसमें जो निहित उसके का जो संदेश है, उसका अर्थ है, जो सबकॉन्शियस में जो लेखक के अंदर होता है, दरअसल उसको भी नहीं पता होता है ना। और अच्छी रचना वही होती है कि जिसके की अनेक अर्थ पैदा हो। आपने पढ़ी
इस उपन्यास को, आपको लगा कि ये तो स्त्री विमर्श की उपन्यास है, किसी और ने पढ़ा तो किसी और ने उसका दूसरा वो लिया। तो एक अच्छी रचना, मेरा मानना यही है कि जो बहुत सारे सवाल छोड़ दे और उन सवालों को, और ऐसा नहीं है कि लेखक ऐसा जानबूझ के करता है, उससे कुछ सरायास छूटते हैं है ना, और कुछ वो जानबूझ कर छोड़ता है कुछ ऐसे सवाल, क्योंकि अगर रचना खुद ही सारी बात कह देगी तो उसका क्या विश्लेषण करेंगे आप? आलोचक उसका 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 क्या उसकी क्या क्या आलोचना करेगा, उसकी क्या समीक्षा करेगा? तो इस तरह से बहुत सारे पक्षों को जब रचना आती है और लेखक जब लिखता है तो देखने में कई बार क्या होता है कि रचना बड़ी साधारण सी लगती है, लेकिन उसके बड़े डायमेंशंस होते हैं। आप पुरानी कहानियों को देखिए, जैसे विष्णु प्रभाकर की कहानी धरती अब भी घूम रही है, बहुत छोटी सी कहानी, किसी को क्या है उसमें, कुछ नहीं, मामूली कहानी है वो। चीफ की दावत देखिए आप, क्या कहानी है, हर घर में ऐसा होता है, क्या संदेश देती है कहानी। तो ये दरअसल कहानियों का और ये रचनाओं का कोई भी है, ये जाहिर सी बात है कि उसके इतने अर्थ होते हैं, इतने डायमेंशंस होते हैं, इतने पक्ष होते हैं कि उसका हर पाठक अपनी सुविधा से, क्योंकि जो पाठक उनके पात्रों से अपने आप को कंसर्न करता है, जोड़ता है, वो उसका अर्थ वो उसी हिसाब से निकालता है। हाँ सर, जी। एक प्रश्न मतलब मेरे मन में चल रहा है कि हम जिस समाज में रहते हैं सर, वहां पर बस तुम न होते पिताजी को लेकर मैं बात करना चाहता हूँ कि जी 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 हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर पिता की एक छवि होती है। हम्म, पिता को हम हमेशा आदर सूचक इस भाव से देखते हैं, जी और हमारा समाज भी उसी प्रकार का सेटअप है हमारे समाज का। लेकिन कुछ ऐसे पिताजी भी होते हैं कि जो हमारे लिए बड़ी समस्या निर्माण करते हैं। उनका व्यवहार ऐसा होता है समाज में कि जो मतलब हर बेटे की इच्छा होती है कि बेटे का पिता का ऐसा व्यवहार हो तो उसके लिए आसानी हो, लेकिन उल्टा होता है। और इस उस कहानी में जो चित्रित पिता है, उसका पूरा की जो व्यवहार है, उसकी जमीन चली जाती, पिताजी जमीन बेच देता है शराब की लत में। तो ये जो पूरा आपको कैसे सूझा कि मतलब ये पिता के संबंध में इस नेगेटिव, एक तरह से नेगेटिव चित्रण है, वो है तो पॉजिटिव ही, लेकिन ऐसा लगता है कि पिता के दुर्गुणों को यदि हम समाज में रखेंगे तो समाज क्या कहेगा? जी, मैं वही, शिंदे जी बिल्कुल आपने वही सवाल किया कि मैंने बताया ना, जैसे विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने कहा, उन्होंने यही कहा कि हमारे दरअसल जो संबंध है, पारिवारिक संबंध, रिश्ते, वो इतने नाजुक होते हैं कि उस पर हम कई बार बात करते हुए बहुत हिचकते हैं और जानबूझ के हम उन चीजों को अनदेखा भी कर देते हैं। लेकिन देखिए, ये लेखक का एक दायित्व यही होता है। वो मुक्ति बोध ने कहा है कि भाई ये अभिव्यक्ति के तो खतरे उठाने ही पड़ेंगे। अभिव्यक्ति के खतरे खाली समाज में या दूसरे ही मुद्दों को नहीं होता, आपके अभिव्यक्ति का खतरा आपके घर परिवार में भी है। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, अक्कर माशी शरण कुमार लिम्बाले की आत्मकथा है। बिल्कुल उस अब शरण कुमार लिम्बाले बहुत बड़े आदमी हो गए बाद में, लेकिन जिस समाज से है वो तो बिल्कुल कहना चाहिए कि दूसरे तरह का। अब वो जब बड़े व्यक्ति होकर जब उन्होंने अक्कर माशी अपनी आत्मकथा लिखी तो उन्होंने अपनी बहनों को लेकर कुछ प्रसंग दिए, और बहनों को भी प्रसंग कब दिए, जब वो शादीशुदा हो गई, उनके बच्चे हो गए। तो सवाल मेरा यह है कि क्या किसी लेखक को आप जब फिक्शन में तो आपको चीजों को छिपा जाते हो, लेकिन आत्मकथा में तो आपको सत्य ही देना पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि मुझे वैसे तो कोई अधिकार नहीं है कि मैं अपने अलावा किसी और के बारे में इस तरह की बात करूं, लेकिन लेखक जब हम फिक्शन की बात करते हैं, कथा की बात करते हैं, तो शिंदे जी हमें इन सब चीजों पर, और देखिए अगर आपको ये कहानी अलग लगी या विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने पसंद की, उनको अच्छी लगी, तो इसीलिए लगी ना ये जो सवाल आपने उठाए, इसीलिए कि इस तरह के हम संबंधों पर हम कहानियां लिखते नहीं। जी जी,
है। तो यही लेखक का एक अपना एक नजरिया होता है कि वो चीजों को किस परिप्रेक्ष्य में देखता है और कैसे उसको रचना में ढालकर प्रस्तुत करता है। जी सर, जी सर। किसी प्रतिभागी के कोई सवाल है तो पूछिए सर से। हेलो 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 जी हेलो। हाँ सर, शिंदे सर। मोरवाल जी, मैं प्राध्यापक एमडी शिंदे बोल रहा हूँ। हाँ शिंदे साहब बजिए। जी जी। ऐसे बताया जाता है कि हर रचनाकार की रचनाएं जो है जी वह उसके अनुभव के दायरे से आती है। जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम में रखी गई कहानियां है या उपन्यास है, जी जी। उसमें से कोई घटना या प्रसंग जी स्वयं लेखक के जीवन का अनुभव है? हाँ, नहीं आपने बहुत अच्छा शिंदे साहब, ये सवाल बिल्कुल आपका वाजिब है। और मैं बताऊं इसमें, जैसे कि मैंने कहा ना, आप में इसमें जो कहानियां हैं, इस संग्रह की अगर कहानी मैं बताऊं, जैसे इसमें जो मेहराब कहानी है, ये मेहराब कहानी बिल्कुल कहना चाहिए कि मेरे परिवार की कहानी है, मैंने खुद ने देखा है। जी जी जी। और किसी न किसी रूप में आप, अगर मैं इसी कहानी की बात करूं, बस तुमने हो पिताजी, तो लगभग ये भी कहानी मेरे परिवार की। अब कई बार क्या होता है कि एक छोटी सी घटना होती है कि मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को देखते हैं को शराब पीता है और शराब पीकर कुछ ऐसी हरकतें करता है जो अक्षम्य है, मान लीजिए जी। तो उस घटना का शिंदे साहब उसको अपनी कल्पना से लेकर उसको एलोबरेट, उसका विस्तार करता है ना? सही है। घटना तो छोटी सी होती है, छोटी, लेकिन उसको कल्पना करता है लेखक कि अगर ऐसे इसके बाद ये हो तो क्या होगा। जी जी जी। क्या उसकी सारी अक्षमताओं को कोई तो विरोध करने वाला होगा ना। जी जी। बहू है जो उसकी, वो बोलती नहीं है, वो शब्द वो किससे कहती है, वो अपने पति से ही कहेगी इस बात को। सही है सही है। इसी तरह से जैसे इसमें चोट कहानी है। अच्छा जी। ये चोट कहानी मेरे ऊपर बीती हुई मेरे ऑफिस में। अच्छा जी। एक महिला अधिकारी, सवर्ण महिला अधिकारी ने जो है मेरी एसीआर इतनी बुरी तरह से डैमेज की कि मुझे प्रमोशन नहीं मिली थी 2 साल, और जो मुझसे जूनियर थे जी उनको प्रमोशन मिली। तो मैं यही कहता हूं, तो इसमें पूरा का पूरा विमर्श यही है कि इसमें एक पात्र यादव है, वो ये कहता है कि मुझसे नहीं उलझेगी वो। अच्छा। उसे पता है मैं कह दूं वो। एक इसमें राघव है, वो दलित पात्र है, एससी। वो ये कहता है कि हमें इसलिए नहीं छेड़ेगा, हमारे पास वो एक्ट है। अब फिर रह जाता है एक बीच का आदमी जिसके पास न दलित एक्ट है, ना वो फाइनेंशियली ताकतवर है। सही है सही है। तो सबसे सॉफ्ट टारगेट हमारे समाज में ऐसे ही लोग होते हैं। इसी तरह से रंग अबीर है। रंग अबीर कहानी का जो उद्भव था सिर्फ एक वाक्य पर था। मेरा एक दोस्त था वही नाई। तो मैं जब 1992 में रथ यात्रा निकली थी, आपको याद होगा 90 में, और उसके बाद जब मेवात में इतना तनाव हो गया था। देखिए रथ यात्रा के बाद मेरी और एक और कहानी भूकंप। अच्छा। उस रथ यात्रा के बाद मेवात में ऐसा, पश्चिम भारत के बहुत सारे समाजों में ऐसा वातावरण, भय का वातावरण पैदा हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे 1947 में पार्टीशन में उस तरह की लोगों में भय बैठ गया था। जी जी जी। तो उस भूकंप कहानी में भी एक बुजुर्ग औरत है, मेरी माँ है, जो कि अपंग थी, चल फिर नहीं सकती थी। वो कैसे उसको डरती है कि पार्टीशन होकर जो आस पड़ोस के जो मुस्लिम परिवार मेरा मुझे मार देंगे, ये मार काट मचेगी। सही है सही है। लेकिन वही लोग जिनके बारे में उसकी धारणा थी, वही लोग उसकी पूरी रात, जिस दिन ये लगता है कि भाई आज कुछ ना कुछ होगा, वही लोग उसके पास बैठी रहती हैं औरतें। जी जी। तो इस तरह से ऐसा है कि कहानियां, देखिए शिंदे साहब, रचना लेखक कोई भी हो, क्योंकि जो हमारा लोक है, हम रचनाएं वहीं से लेते हैं। जी सही। अब काला पहाड़ उपन्यास है जिसकी कि शिंदे साहब ने, मैं क्योंकि इस पर मैं इसलिए बाकी चीजों पर मैं इसलिए चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं, वो चूंकि बीए में हमें विशेष लेखक के रूप में किया, तो मैं उसी रचनाओं के बारे में बात करूं। जी। तो इसी तरह से क्या है कि लेखक कल्पनाएं बहुत आगे की करता है। जी।
अब देखिए, मैं एक जैसे छोटा सा उदाहरण, मेरा एक उपन्यास है खानजादा, जिसका भी मैंने जिक्र किया। आप हाँ। कल्पना करें कि ऐतिहासिक उपन्यास है, मैंने तो इतिहास का भी विद्यार्थी नहीं हूं, सही। लेकिन उस उपन्यास को पढ़ के आपको ये नहीं लगेगा कि इस आदमी को फारसी नहीं आती होगी। आपको लगे ये अच्छा। आदमी फारसी उर्दू का विद्वान है, जबकि मुझे नहीं आती है फारसी उर्दू। जी उसमें इस उपन्यास का अंत अब्दुल रहीम खाने खाना से हुआ, जो कि ब्रज के बहुत बड़े कवि थे, आप जानते हैं। जी जी। तो किस तरह से लेखक, देखिए, एक दरअसल क्या है कि रचना प्रक्रिया एक तरह का रसायन है शिंदे साहब, जी जी। जिसमें यथार्थ है, जिसमें कल्पना है, जिसमें किस्सा गोई, ये बहुत सारे तत्वों को मिलाकर एक रसायन बनता है। जी जी। और जैसा कि कहा जाता है कि मौलिकता अपने आप में कोई चीज नहीं होती है। सही है, सही है। मौलिकता तो असल में आपकी प्रस्तुति है, प्रेजेंटेशन है, वो जी मौलिकता है। जी जी जी। वरना जो थीम उठाते, कथानक उठाते, तो वो कोई आप अलग से थोड़ी उठाते, तो सबको पता है कि भाई समाज में ऐसा होता है। जी जी। बस ये है कि आप उसको प्रस्तुत कैसे करते हैं, आप पात्रों का चयन कैसे करते हैं, उसमें अतिरिक्त चीज क्या लेते हैं कि जिससे कि वो कहानी याद रहे। जी तो जी। ये रचना प्रक्रिया के ये बहुत सारे हिस्से। और मैं एक और चीज बता दूं कि अंतिम बात कह दो उसमें, रचना प्रक्रिया अगर किसी की देखनी हो, लेखक की, शिंदे साहब, हाँ हाँ। तो रचना प्रक्रिया सिर्फ कलम और कागज ही नहीं होता। अगर किसी लेखक का रचना प्रक्रिया देखना है तो उसका वो कारखाना जाकर देखिए घर में, जी जी। जो वो बहुत लिखता बढ़िया। है। ये कारखाना, ये देखिए, मैं इन दिनों एक वृंदावन पर उपन्यास लिख रहा हूं। ये देखिए, अच्छा। ये कम से जी कम 5 जी। किलो सामग्री मेरे पास है, मैं वृंदावन गया हूं मैं। अच्छा। तो लेखक को वहां जाना भी पड़ता है। ऐसे जैसे रेत उपन्यास है, कंजर समुदाय पर है, जी। मैं वहां गया उस समाज में, मैंने उनकी शादियां अटेंड की। सही है। तो ऐसा है कि बहुत सारी चीजें आपको कल्पना से भी काम नहीं चलती। आप कल्पना भी तभी कर सकते हैं जब आपने वो चीजें महसूस की हों। जी जी जी। अच्छा, ये देखिए, हमारे यहाँ अभी भी एक बहुत बड़ा जो पाठक है, वो यथार्थवादी आदर्श का यथार्थवादी, जो आदर्शवादी यथार्थ है, उसी का पाठक है आज। अगर ये शकुंतलिका पसंद लोगों को आती है तो इसलिए भी आती है कि इसमें वो जो भावुकता है, जो आदर्श जी जी। है ना, वो यथार्थवादी आदर्श है वो। जी जैसे आपने देखा वो 70s में 80 तक की जो हिंदी फिल्में होती थी कि नायक को बुरा कोई नहीं चाहता था, सही है, सही है। अंत में खलनायक की बुरी गति होती है। तो ये लेखन और ये हर माध्यम पर ये नियम लगभग लागू होता है। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया आपसे बात करके। जी 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 एक प्रक्रिया से ज्ञात हुए। जी। ओके। हाँ सर, काशी सर। जी हाँ सर। काशिश। जी सर, नमस्ते। हाँ आपने एक बात उठाई कि जो मुक्तिबोध की बात, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने पड़ेंगे। आपने रेत और हवा ये उपन्यास लिखते समय मुझे लगता है अभिव्यक्ति के खतरे उठाए हैं। ये दो उपन्यास लिखने के बाद जो प्रतिक्रिया या किन समस्याओं से आपको गुजरना पड़ा, ये हम थोड़ा जानना चाहते हैं। देखिए, अभिव्यक्ति के खतरे में अगर अंतिम उपन्यास की बात करूं, खानजादा की, ज्यादा इसमें भी मुझे बहुत भला बुरा सुनने के लिए कहा गया, क्योंकि इसका जो नायक इसमें खानजादा, दरअसल क्या है कि मेवात का दो वर्ग हैं, मेव और खानजादा है। तो खानजादा थोड़े शासक वर्ग के रहे हैं, तो उनके बारे में वहां के जो मेवों की कुछ अलग से धारणा है, तो उन लोगों ने जो वहां के दूसरे पक्ष पसंद नहीं था। इसी तरह जैसे हलाला को देखिए, हलाला चूंकि एक धार्मिक विषय को केंद्र में रखकर लिखा गया था, और मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ जो सबसे संवेदनशील विषय होते हैं वो धर्म से जुड़े विषय ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि अगर मैं हिंदू हूं तो मुझे मुस्लिम धर्म पर कुछ भी कहने लिखने का अधिकार नहीं है, और अगर मैं मुस्लिम हूं या ईसाई हूं तो मुझे हिंदू धर्म के बारे में लिखने का कोई भी अधिकार नहीं है। अब जैसे हलाला है, मुझे नहीं पता यहाँ कितने मित्र जानते हैं,
हम सब जानते हैं कि हलाला पश्चिम भारत में एक रस्म होती है। अब इस उपन्यास को लिखने का जो मेरे जहन में उठा कि दरअसल क्या है कि मैंने कुरान का बड़ा अध्ययन किया है। जब मेरा दूसरा उपन्यास था बाबल तेरा देश में, उसमें मैंने बहिश्ती जेवर और बहुत सारी चीजों का अध्ययन किया था। तो कुरान मजीद का मैंने कई बार अध्ययन उस वक्त किया था। तो उसको पढ़ते हुए, अध्ययन करते हुए, मैं जब हलाला के बारे में ऐसे देख रहा था, तलाक हलाला इस समय, तो मैंने देखा कि कुरान में हलाला को लेकर सिर्फ 2 आयतें हैं और उन दोनों आयतों में यह कहा गया है कि अगर कोई स्त्री को उसका पति तलाक दे देता है तो वो और वापस अगर अपने पहले पति के पास जाना चाहती है तो उसको इस हलाला की रस्म से गुजरना होगा। अब हलाला की रस्म क्या है कि दूसरे व्यक्ति से निकाह करना। अब कुरान में सिर्फ ये लिखा है कि या तो वो दूसरा शौहर उसको खुद तलाक दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए तो इस स्थिति में पुराने पति के साथ आ सकती है। लेकिन बाद में जो हलाला में जो जिसकी बड़ी आलोचना होती है वो आलोचना यह होती है कि उसमें एक चीज और जोड़ दी गई कि दूसरे शौहर से सिर्फ निकाह ही काफी नहीं है, उसके साथ हम बिस्तर भी होना जरूरी, कंज्यूमेशन जरूरी है। और सवाल इस चीज का है कि और ये कहा जाता है कि भाई ये दरअसल मर्द के लिए सजा है कि अगर वो अपनी पत्नी को तलाक देगा तो वो आएगी तो वो हलाला के रस्म को पूरी करने के बाद ही आ पाएगी। तो मेरा सवाल ये था कि भाई अगर कोई ऐसी रस्म थी, कोई सजा देनी है तो वो स्त्री को, बेचारे स्त्री क्यों उसकी भोगे? उसके लिए तो दंडित पुरुष भी होना चाहिए ना। और दूसरा, इस उपन्यास को लिखने के पीछे जो मेरा असल मकसद ये था कि मैंने इसको एक स्त्री की दृष्टि से देखने की कोशिश की। भाई इच्छा अनिच्छा तो सबकी होती है ना। तो उसके लिए क्या हुआ कि मुझसे इसके लिए बहुत आलोचना ये झेलनी पड़ी कि हमारे बहुत से दूसरे उस समुदाय के लोगों ने, उस धर्म के लोगों ने मुझसे ये कहा कि आपको क्या अधिकार है कि आप हलाला जैसी उस पर चीज लें। तो मुझे तरह तरह की सलाहियत भी दी गई। तो ये जो अभिव्यक्ति के खतरे हैं तो ये तो आपको उठाने पड़ेंगे ही। और दूसरी बात ये कि वो प्रेमचंद ने कहा ना कि बिगाड़ के डर से आप ईमान की तो कहना छोड़ना बंद नहीं कर दोगे ना आप। तो लेखक काहे की बात है, अगर आप में इतना साहस नहीं है। हाँ ये बात है काशिद जी कि लेखक की मंशा क्या है। तो इस उपन्यास को पढ़ने के बाद और इस पर फिर एक दिल्ली ड्रामेटिक सोसाइटी ने इसका मंचन भी किया और 1 साल के अंदर इसके लगभग 10 शो हुए थे अलग अलग हिस्सों में, पंजाब में, हरियाणा। और इसका एक शो जो सबसे मजेदार था जो मैंने देखा वो दिल्ली के अजमेरी गेट स्थित एक पुराना कॉलेज है, माता सुंदरी कॉलेज, वीमेंस कॉलेज है वो। और उस कॉलेज में बहुत अधिक संख्या मुस्लिम लड़कियों की है। तो वो बिल्कुल खचाखच भरा हुआ। तो मुझे आज भी सीन है। और लड़कियां जो है, जिस वक्त वो गदर में वो तारा सिंह जो है आता है, गाता है, वो सीटियां मार लड़कियां जब इसके संवाद बोले जाते थे। तो इसमें क्या है कि एक इस पर भी निर्भर करता है कि लेखक की मंशा क्या है। क्या दूसरे धर्म की किसी चीज को लिखने के पीछे उसका उद्देश्य उस धर्म की धार्मिक भावनाओं या उसे उनके लोगों को ठेस तो पहुंचाना नहीं है, या कहीं से अपने आप को प्रचारित करने, उसकी आड़ में अपने आप को प्रचारित करने की मंशा तो नहीं है। तो ये सब चीजें देखी जाती हैं। तो ये तो देखिए गिरीश भाई कि ये सब चीजें देखनी ही पड़ेंगी। अब जैसे मेरा एक उपन्यास है रेत, हेलो, मेरा एक उपन्यास है, हाँ रेत, कंजर समुदाय का उसका उर्दू में अनुवाद हुआ, हिंदुस्तान में छपा। उसके बाद वो भी पिछले साल पाकिस्तान में उसका उर्दू में छपा। और उस उपन्यास को पढ़ने के बाद जो मेरी कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के दानिश्वरों से जो प्रतिक्रिया मिली, उन्होंने कहा कि हमें हैरानी होती है कि हिंदी में ऐसे विषयों पर भी फिक्शन लिखा जाता, उपन्यास लिखा जाता है। तो चूंकि वो एक क्रिमिनल, जो तथाकथित क्रिमिनल ट्राइब्स जिसको कहते हैं, हमारे यहाँ एक और चीज है, ट्राइब्स और ट्राइबल्स में अंतर नहीं मालूम हमारे यहाँ लोगों को। हम ट्राइबल्स को ही ट्राइब्स समझते थे, जबकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है।
ट्राइबल्स जो है वो आदिवासी होते हैं जिनके पास भूमि होती है, वो एक तरह से स्थायी रूप से जुड़े होते हैं भूमि जंगल की जमीन से। और ट्राइब्स कबीलों में रहते हैं जो कि एक जगह नहीं रहते हैं, वो चलते रहते हैं, जिनको कि जरा उनको अपराधी भी कहा जाता है। और उनको लेकर जिस तरह के हमारे इस देश में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बने हुए थे, जो कि 1952 में 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन कानूनों को खत्म कर दिया था। तो वो कानून जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बने हुए थे बड़े भयानक थे। तो ये सारी की सारी चीजें ये लेखक को देखनी पड़ती। तो अभिव्यक्ति के तो खतरे बने ही रहते हैं लेखक के पास, बचाई क्या उसके लिए। जी जी सर। जी सर, ओके। काशी सर,